कहानी की शुरुआत इस एक तस्वीर से। ये एक स्पेशल चॉपर हेलीकॉप्टर यूएस एयरफोर्स का, और इससे उतरते हुए यूएस के सोल्जर्स। ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। ये तस्वीर उस वेनेजुएला की राजधानी काराकस की है, और ये तस्वीर उस बिल्डिंग के ऊपर की है जिस बिल्डिंग के अंदर इसी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का घर था, और जहां से यूएस टीम उन्हें और उनकी पत्नी दोनों को किडनैप करके अपने साथ पहले वहां से समंदर के रास्ते फिर प्लेन से स्पेशल अमेरिका लेकर आ जाती है। और ये तस्वीर अमेरिका पहुंचने के बाद की है, जब आंखों में पट्टी है, हाथ में पानी का एक बोतल है, कान में एयरफोन लगा हुआ है। ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की तस्वीर है। एक देश के राष्ट्रपति के किडनैपिंग की कहानी है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट इसलिए भी कह रहा हूं कि इलेक्शन हुआ, चुने गए। हालांकि बहुत सारे लोग डिक्टेटर भी कहते हैं, जुल्म भी किए अपने देश के लोगों पर, लेकिन अगर कायदे से देखें यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से तो एक आज़ाद देश का एक आज़ाद प्रेसिडेंट, और उसको उसी के देश से अगवा कर अमेरिका अपने साथ अमेरिका ले गया। अब उसके ऊपर अमेरिका में मुकदमा चलेगा, क्योंकि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि निकोलस वो शख्स है जो ड्रग्स की तस्करी करता है, कोकीन, अफीम, जो बाकी सारी है, हीरोइन, अमेरिका में। तो वहाँ की संघीय अदालत में ये मुकदमा चलेगा। फिलहाल जेल में अब रखा जाएगा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ, यानी कि फर्स्ट लेडी ऑफ वेनेजुएला। ये पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ? अचानक वेनेजुएला की तरफ पूरी दुनिया की नज़र क्यों गई? निकोलस जो मादुरो है वो कौन है, और असल में वेनेजुएला क्या है? फिलहाल आज की अगर तारीख की बात करूं तो वेनेजुएला में अगर कोई अंडे खरीदने के लिए जाता है मार्केट में, तो मान लीजिए कि उसने 1 दर्जन अंडे लिए, 12, तो वहाँ आलम यह है कि एक तराजू पे अंडे को रखते हैं और दूसरे तराजू पे नोट रखा जाता है, वेनेजुएला की करेंसी। लोग छोटी मोटी चीज़ों को खरीदने के लिए भी बैग में वहाँ रुपए लेकर जाते हैं। उनकी करेंसी का वैल्यू इस कदर गिरा हुआ है। मतलब आप सोचिए कि किलो के हिसाब से करेंसी कोई सामान खरीदने के लिए। और कुछ साल पहले यही वो देश था जो दुनिया के 4 सबसे अमीर देशों में जिसकी गिनती हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 50-60 साल पुरानी बात। दुनिया के टॉप 4 कंट्री में आता था ये देश अपनी अमीरी के लिए। असल में इसकी तकदीर तब पलटी जब 1950 में पहली बार ये पता चला कि वेनेजुएला के पास काला सोना यानी कि तेल का भंडार है। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म होने वाला था। पूरी दुनिया में एक तरह से आर्थिक मंदी थी, और उसी दौरान में जब दुनिया में उथल पुथल था, जंग लड़ी जा रही थी, जंग में बहुत सारे पैसे खर्च हुए, तो वेनेजुएला को पता चला कि उसके यहाँ तेल के कुएं, बेपनाह तेल का भंडार है। फिर क्या था, वेनेजुएला की किस्मत चमक गई। धीरे धीरे पता चला कि वेनेजुएला के पास इतना तेल है जो सऊदी अरब के पास भी नहीं है, मतलब जो बाकी के बड़े बड़े देश हैं। अब जब इस तेल का, काला सोना का पता चला, अचानक वेनेजुएला की किस्मत पलट गई। अब उन्होंने तेल के जरिए बेपनाह, सरकार ने पैसे कमाए, लोगों को पैसे मिले। इसके बाद वहाँ सरकारी चीज़ों के नाम पर फ्री चीज़ें लोगों को, वहाँ के नागरिकों को देना शुरू कर दिया गया। 60 का वो दौर था जब कहते हैं वेनेजुएला की सड़कों पर सिर्फ लग्जरी कारें दौड़ा करती थी, मतलब आम लोगों के पास भी ऐसी कारें थी। बाद में फिर वेनेजुएला के तेल के भंडार के बारे में पता चला तो सऊदी अरब, ईरान, ये वो देश थे जिनके पास खुद अपने तेल के भंडार थे। इन लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कच्चे तेल को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए। इत्तेफाक से 1970 में तेल का भंडार तो पता चल चुका था 50 में। अब वेनेजुएला की किस्मत चमक गई थी, लेकिन 1970 में ये हुआ कि पूरी दुनिया में तेल का संकट आ गया और कीमतें तेल के आसमान छूने लगी। ये मौका था वेनेजुएला के लिए, जिसने वेनेजुएला को वेनेजुएला बना दिया।
जब तेल का संकट आया वेनेजुएला के पास, पता है कि हमारे पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा, उन्होंने अब तेल बेचना जो शुरू किया, वेनेजुएला में डॉलर की बारिश होने लगी। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जब आप बिजनेस करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, तो सब कुछ डॉलर में ही होता है। तो ये वो दौर था जब तेल संकट ने वेनेजुएला को देखते ही देखते डॉलर की वहाँ बारिश होने लगी। लोग रईस छुट्टियाँ मनाने के लिए लोग वहाँ वेनेजुएला के बाहर हर छोटी छोटी चीज़ों पर कहीं और, मियामी से लेके स्विट्ज़रलैंड कहीं निकल लेते थे। इतने मतलब इतनी दौलत थी उनके पास। पूरी दुनिया में वेनेजुएला उस दौर में सबसे महंगे स्कॉच और विस्की और शैंपेन खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका था, खरीदार करने वाला बाहर के देशों से, जहाँ जहाँ से ये महंगे शैंपेन और विस्की आते थे, क्योंकि लोगों के पास पैसे इतने थे। और फिर इसी पैसों की वजह से और तेल के भंडार की वजह से लोगों को लगा कि अब काम वाम करने की ज़रूरत तो है नहीं, बेपनाह दौलत है, इतना तेल है कि पुश्तें खाएंगी। इन चीज़ों ने वहाँ के लोगों को भी धीरे धीरे बाकी काम करने की तरफ से एक तरह से दिल उनका उचट गया। उन्होंने कहा रहने दो, हमारे पास बहुत कुछ है। उस ज़माने में तब प्रति व्यक्ति आय वहाँ दुनिया में टॉप 5 में जितनी थी, उसमें इनकी वेनेजुएला की गिनती हुआ करती थी। 1976 में फिर सरकार ने ये देखा कि इतना कुछ तेल का भंडार है, तब उन्होंने तेल के भंडार को नेशनलाइज कर दिया और फिर एक तेल कंपनी बनाई, PDVSA, और इसी के ज़रिए अब तेल पूरी दुनिया में बेचा जाने लगा। लेकिन अचानक अमीर बना ये देश, फिर अचानक कंगाली के कगार पर भी धीरे धीरे चला गया। उसकी वजह ये थी वहाँ की सरकार, वहाँ की पॉलिसी, वहाँ की नीतियाँ और वहाँ के लोगों को मुफ्त की चीज़ें जब सरकार देने लगा इतना पैसे का हम क्या करेंगे, और वहाँ के लोग जिन्हें लगा कि इतने पैसे हैं काम करके क्या करेंगे। तो हुआ ये कि अब वेनेजुएला जितनी तेज़ी से अमीर बना, उन्होंने अब अपनी पूरी ताकत सिर्फ तेल निकाल कर, मतलब तेल को ही सब कुछ बना दिया। बाकी जो सारी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, बाकी बिजनेस, खेती बाड़ी, इन सब की तरफ से एकदम आंखें फेर ली और सारा कुछ तेल पर, कि बस तेल बेचो, ज़िंदगी ऐश से काटो, तेल बेचो, ऐश करो। और लोगों की भी यही सोच थी। तो अब पूरी तरीके से ये सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट थे। अब लेकिन जब आपके पास अपना अनाज नहीं, फल नहीं, सब्जी नहीं, कुछ ना उगा रहे हैं, ना बना रहे हैं, फैक्ट्री नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो आप दुनिया से खरीदेंगे। तो अब खाने पीने की बेसिक चीज़ें तक वेनेजुएला दुनिया से खरीदने लगा। तेल से डॉलर आता, लेकिन ख़रीदने के लिए भी आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता। तो धीरे धीरे अब तेल के बदले में सामान खरीदा जाने लगा। इससे थोड़ी बहुत अब अमीरी कम होने लगी। फिर 1999 के बाद सरकार ने इतनी सारी स्कीम निकाल दी कि उनका एक अच्छा खासा बजट, जो तेल से पैसे आते थे, आम लोगों को फ्री में जाने लगा। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि उसी दौर में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिरने लगी। अब जो तेल सपोज वो अगर $10 के हिसाब से बेच रहा था, जब इंटरनेशनल मार्केट में उस गिरी, तो वेनेजुएला का भी ये झेलना पड़ा। और फिर आलम ये हुआ कि अब तक जिस तेल से पैसे आ रहे थे इंटरनेशनल में मार्केट में, उसका वैल्यू गिरा। तो अब इतने कम पैसे आने लगे कि वेनेजुएला की गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉय को देने तक के लिए पैसे नहीं बचे। फिर बाद में इन्होंने ये भी किया कि जो इनकी तेल की कंपनी बनाई थी PDVSA, इसमें सरकार ने जो प्रोफेशनल लोग थे, इंजीनियर और बाकी सारे लोग, उन सबको बाहर निकाला कि तेल है, इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। अपने रिश्तेदारों को, सरकार में बैठे हुए लोगों को, चापलूसी करने वाले लोगों को टेक्निकल डिपार्टमेंट में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा दिया। और जिससे ये हुआ कि तेल जो निकालने का और उसको रिफाइन करने का बाकी चीज़ें थी, क्वालिटी ख़राब होती गई। और फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बंद होने लगी। असर ये हुआ कि वेनेजुएला की पूरी GDP एक तरह से ख़त्म हो गई। और फिर करप्शन इतना वहाँ की सरकार में कि लास्ट में महंगाई आसमान छूने लगी, करेंसी के रेट गिर गए। फिर अमेरिका ने बहुत सारी बंदिशें लगा दी, एक रोकिए कि अब वेनेजुएला से कोई तेल भी नहीं खरीदेगा। तो जो वेनेजुएला कभी करीब 2012 की बात करूं, वेनेजुएला की जो GDP थी $372.59 बिलियन, 372.59 बिलियन GDP हुआ करती थी।
जो 2020 में गिरकर सिर्फ $43.79 बिलियन रह गई इनकी पूरी जीडीपी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब ये सारी चीज़ें जब गिरी, करेंसी के वैल्यू गिर गए, तेल बेचने पर, ख़रीदने पर, जैसे अब हम मतलब भारत भी वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदता क्योंकि रोक लगी हुई है। तो इन सारी चीज़ों ने कंगाली के दौर पर खड़ा कर दिया। लेकिन तेल का भंडार इतना कि वेनेजुएला आज भी नंबर 1 कंट्री है पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जिसके पास तेल है। अगर सिर्फ तेल की बात करें, इस वक्त वेनेजुएला में तेल का जो भंडार है 300 अरब बैरल, 300 अरब बैरल पहले नंबर पर है ये अभी भी इस वक्त 2026 में। दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब जिसके पास 260 अरब बैरल तेल है, मतलब वेनेजुएला से भी कम है सऊदी अरब। तीसरे नंबर पर ईरान है, इसके पास 200 अरब बैरल तेल का खजाना है। चौथे नंबर पर इराक है 145 अरब। पांचवें नंबर पर रूस 110 अरब और छठे नंबर पर कुवैत 100 अरब। सोचिए, पहले नंबर पर रहते हुए वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी गिर गई, सब कुछ खत्म। लेकिन सवाल ये कि इसी वेनेजुएला की इस इकोनॉमी हालत और इतना तेल का भंडार सब कुछ होते हुए वहाँ के प्रेसिडेंट को किडनैप करने की ज़रूरत ट्रंप को क्यों पड़ी? और क्या ये अमेरिका की दादागिरी नहीं है? एक आज़ाद देश, उस आज़ाद देश की चुनी हुई एक सरकार और उसके प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को आप किडनैप कर रहे हैं। तो ऑपरेशन की कहानी इसके बाद क्यों हुआ ऐसा? असल में जब से ट्रंप आए हैं दोबारा, उनका ये कहना है कि जो वेनेजुएला की सरकार है, खासतौर पर इसके प्रेसिडेंट, ये ड्रग की तस्करी में इन्वॉल्व है और अमेरिका में ड्रग की तस्करी करते हैं। इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है, अमेरिका के लोग ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं और इसी वजह से इस सरकार से कहा गया कि भैया आप छोड़ो, दूसरी कोई नई सरकार आए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि असल में मामला ये नहीं है। मामला ये कि अमेरिका की भी इकोनॉमी बड़ी अच्छी नहीं है, वहाँ के भी हालात आपको पता है आजकल कैसे चल रहे हैं। अमेरिका को ये भी पता है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। आपको याद होगा इराक में जो हुआ कि सद्दाम हुसैन और ये कि केमिकल वेपन उसके नाम पर इराक पे हमला, फिर इराक पे कब्जा, फिर अमेरिका ने अपनी मनपसंद की वहाँ सरकार बनाई। आज भी कठपुतली सरकार इराक की अमेरिका के इशारे पर काम कर रही है और अमेरिका को जो चाहिए था तेल का भंडार वो मिल गया। अब वो वहाँ के तेल को अपने मर्जी के हिसाब से निकालता है, बेचता है। जो इराक तीसरे चौथे नंबर पर है उस पर अमेरिका ने ये किया, और जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है उसको कैसे छोड़ देगा? तो इसीलिए इस लैटिन अमेरिका देश पर ट्रंप की नज़र थी। उन्हें पता था यहाँ तेल का भंडार है और इस तेल के भंडार के बीच में आ रहा था यहाँ का प्रेसिडेंट, तो फिर क्यों छोड़ा जाए? बहाना बनाया गया ड्रग तस्करी, बहाना बनाया गया बाकी चीज़ें, लेकिन असली खेल सारा तेल का है। अब अमेरिका ने खुद कहा है कि वो वेनेजुएला में जो तेल की तमाम कंपनियां हैं, जो तेल के रिफाइन और बाकी चीज़ें हैं, निकालने से लेके बेचने तक का, अब वो खुद करेगा वहाँ की एक नई सरकार के ज़रिए, मतलब कंट्रोल उसके हाथ में होगा। अमेरिका के पास अपना भी तेल का भंडार है लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा है, वो दुनिया के भर के कर रहा है। तब वेनेजुएला के तेल के भंडार पर अमेरिका की नज़र है और निकोलस मादुरो जो वहाँ के प्रेसिडेंट ये रोड़ा थे। तो अब इसे हटाना था, तेल के भंडार पर कब्जा करना था, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो अमेरिका ने एक प्लान बनाया और इस पे काम शुरू हो रहा था बहुत पहले से, लेकिन अगस्त में सीरियसली इस ऑपरेशन पे काम शुरू हुआ, अगस्त 2025। निकोलस मादुरो की सरकार को गिराना और वहां अपनी कठपुतली सरकार, सेम इराक जैसी। सबसे पहले CIA की टीम को भेजा गया। अच्छा, 2019 के बाद से ही रिश्ते अमेरिका और वेनेजुएला में इतने ख़राब हैं कि अब वहाँ पे कोई एम्बेसी नहीं है। तो ना वेनेजुएला की जो राजधानी है काराकस, वहाँ US एम्बेसी है, ना अमेरिका में वेनेजुएला की एम्बेसी है। तो अब एम्बेसी होती तो आपको बहुत सारी छाया मिल जाती, छत्र छाया, कवच मिल जाता है कि आप वहाँ रहकर जासूसी करें। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि काराकस में US एम्बेसी भी नहीं, तो कैसे करें? तो सबसे पहले तो CIA की एक टीम को भेजा गया कि जाओ बहरूपिया बनाकर और काराकस में ये देखो कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए, कैसे
सरकार को गिराया जाए, निकोलस मादुरो को हटाया जाए। CIA की कुछ टीम पहुंची वेनेजुएला, पहचान बदलकर, नाम बदलकर। अब वो वहाँ रहने लगे, धीरे धीरे लोगों में घुले मिले। अगस्त 2025 की बात है। फिर इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने निकोलस यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट की टीम और सरकार में भी अपने एक बंदे को घुसा दिया, जो पहले से ही वहाँ पे बहुत वक्त से CIA के लिए काम कर रहा था। अब वो ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ से प्रेसिडेंट निकोलस की हर चीज़ की जानकारी दे सकता था। धीरे धीरे अब CIA के उस एजेंट ने एक एक चीज़ बतानी शुरू की। उसने ये बताया कि निकोलस क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, उनके जो पालतू जानवर हैं उनके नाम क्या है, कौन कौन मिलता है, डेली का रूटीन क्या है, मतलब सुबह कहाँ आते हैं, दोपहर कहाँ होते हैं, शाम को कहाँ जाते हैं, रात को कहाँ होते हैं। और अमेरिका के साथ रिश्ते ख़राब होने के बाद से पिछले 1-2 सालों से निकोलस का रूटीन था कि वो हर रात एक जगह पर नहीं रुकते थे, न सोते। मतलब 10 दिन में 6-8 जगह बदलना तय था। तो ये भी बताया गया कि वो एक जगह पर, एक बिल्डिंग में, एक इमारत में नहीं रुकते, अलग अलग जगह बदलते हैं। तो ये सारी जानकारी जुटानी शुरू की गई, एक एक चीज़ वहाँ के स्टाफ के बारे में, सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। अच्छा, निकोलस के पास जो अपने सिक्योरिटी पर्सनल गार्ड थे, सिक्योरिटी, वो सब क्यूबा के थे, क्योंकि क्यूबा के साथ बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। तो CIA ने सारी जानकारी दी। फिर वो जगह बताई कि जहाँ जहाँ पर 6-8 दिन 10 दिनों में निकोलस होते हैं। जब सारी चीज़ें हो गई तो फिर तारीख तय की गई इस ऑपरेशन की कि निकोलस को पकड़कर अमेरिका लाना है। पहली तारीख तय हुई क्रिसमस के दिन, 25 दिसंबर। वजह ये थी कि उस दिन निकोलस के भी स्टाफ क्रिसमस मनाएंगे, सब जश्न में डूबे होंगे, पूरी दुनिया जश्न में होगी और किसी को कुछ ख्याल आएगा नहीं इस बारे में, तो उसी दिन ये ऑपरेशन किया जाए। अब तय तो हो गया, लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि 25 दिसंबर को करना मुश्किल है। उसकी वजह ये थी कि उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब था, बादल, और जिन्हें ऑपरेशन को अंजाम देना था उनका ये कहना था कि मौसम जब साफ होगा तभी होगा। 25 दिसंबर की झंडी दे दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन की, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से उस दिन को ऑपरेशन के लिए टाल दिया गया। अब ये हुआ कि नई तारीख। धीरे धीरे अब सारी चीज़ें मौसम पर और बाकी चीज़ों पर नज़र थी। फिर 25 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर को भी ये हुआ कि ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये आई कि बाकी चीज़ें तो CIA ने पता कर ली थी, लेकिन जब इनको ऑपरेशन करना था, जिस बिल्डिंग पर इस चॉपर को उतरना था, तो ये था कि ये कंफर्म होना चाहिए कि उस रात वो उसी बिल्डिंग में हो, क्योंकि इस ऑपरेशन में कम से कम लोगों को नुकसान हो, ये भी सुनिश्चित करना था। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि वो उसी बिल्डिंग में हो। इस दौरान में लगातार काराकस में ड्रोन के ऊपर से भी तस्वीरें ली जाती रही थी कि निकोलस कहाँ होगा, कब क्या कर रहे होंगे। तो फिर ये हुआ कि अब आयन टाइम पर बिल्डिंग बदलने की वजह से ऑपरेशन डिले हुआ कि किस इमारत में कौन सी रात में वो बिताएंगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चलती रही और आखिरकार फिर 3 जनवरी की तारीख आती है। 3 जनवरी की रात ऑपरेशन के लिए अब तय होता है और डोनाल्ड ट्रंप इसकी इजाज़त दे देते हैं। लेकिन उससे पहले ये था कि जिस बिल्डिंग में निकोलस हैं, ये कंफर्म हो जाए कि वो रात उसी में गुजारेंगे। इससे पहले जो निकोलस का मतलब ऑफिशियल प्रेसिडेंट हाउस था कारकस में, उस पूरी इमारत की अमेरिका के केंटकी में एक सेम रेप्लिका बनाएगी, सेम इमारत, सेम बिल्डिंग, सेम फ्लोर। चूँकि एक CIA का एजेंट अंदर घुसा हुआ था, उसने सारी जानकारी दी उस बिल्डिंग के बारे में। तो अमेरिका के केंटकी में सेम निकोलस मादुरो जिस प्रेसिडेंट पैलेस या हाउस में ठहरते थे, उस एक बिल्डिंग को बनाएंगे। और ये सेम हुआ था ओसामा बिन लादेन में, जब एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ था तो वैसी बिल्डिंग बनाई गई थी। और उस बिल्डिंग को बनाने के बाद वहाँ बाकायदा उन लोगों ने रिहर्सल किया जिन्हें इस ऑपरेशन में शामिल होना था, जो अमेरिका नेवी, सील्स, कमांडो, ये सारे लोग। तो वहाँ उसकी पूरी रिहर्सल, सारी प्रैक्टिस हो गई। 3 जनवरी को पता चला कि जिस प्रेसिडेंट पैलेस में वो रुका करते हैं वो रात वहीं ठहरेंगे।
CIA के एजेंट से ये जब पुख्ता जानकारी मिली, रात को डोनाल्ड ट्रंप ने परमिशन दिया। इसके बाद उसी चॉपर से, और बाकी कहते हैं कि इसमें करीब 150 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे पूरे ऑपरेशन में। चॉपर यहाँ, बाकी आसपास के समंदर में सैनिक, कमांडो, एयरफोर्स के, नेवी के सारे लोग। उसके बाद रात के अंधेरे में इस चॉपर से कमांडो नीचे उतरते हैं, और ये सारे जो कमांडो ऑपरेशन कर रहे थे उनके पास कैमरे लगे हुए थे, और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम लाइव विजुअल देख रही थी, लाइव ऑपरेशन। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए पहला मौका था। तो ये वहाँ पहुँचते हैं, कुछ गार्ड विरोध भी करते हैं, कुछ लोगों की जान जाती है, और लास्ट में जो तस्वीर है, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कोट किया है कि निकोलस मादुरो को जैसे ही पता चला कि हमला हो चुका है, तो वह एक सेफ हाउस में उसी बिल्डिंग में भागकर बचाने की खुद को कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही दबोच लिए गए। फिर उन्हें पकड़ा गया। एक चॉपर को थोड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन वो उड़ गया, और फिर उसी चॉपर में वहाँ से लेकर ये लोग खामोशी से निकल आए। पास के समंदर में इनके अलग जहाज़ वहाँ ले जाया गया, फिर वहाँ से स्पेशल प्लेन के ज़रिए न्यूयॉर्क ये लोग लैंड करते हैं, और ये पूरा ऑपरेशन ख़त्म होता है। एक देश के राष्ट्रपति को अमेरिका इस तरह से अगवा कर अपने यहाँ ले जाता है। अब वहाँ ले जाने के बाद अब मुकदमा चलेगा, और इस मुकदमे में जो इल्ज़ाम है ड्रग्स की तस्करी का, उस पर क्या सज़ा होती क्या नहीं मालूम नहीं। लेकिन इस दौरान में चीन, रूस, जो दुनिया के बाकी सुपर पावर हैं सब, इन्होंने अमेरिका की इस हरकत पर सख्त एतराज़ जताया और कहा है कि एक देश के राष्ट्रपति को इस तरह से किडनैप करना कहीं से भी सही नहीं है, और फ़ौरन रिहा किया जाए निकोलस और उनकी वाइफ को। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने भी इस हरकत को अमेरिका की उसकी आलोचना की है और कहा यह गलत है। UN के रेजोल्यूशन के हिसाब से किसी देश में घुसकर किसी देश की चुनी हुई सरकार के मुखिया को आप ऐसे उठाकर नहीं ले जा सकते। लेकिन अमेरिका है, उसकी अपनी दादागिरी है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे ऑपरेशन के लिए अमेरिकी कांग्रेस से भी इजाज़त नहीं ली, उन्हें बताया तक नहीं। उधर वेनेजुएला में उम्मीद के खिलाफ वहाँ लोग इस एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अमेरिका के, मतलब एक था कि शायद डिक्टेटर निकोलस के लिए उतनी हमदर्दी नहीं होगी, लेकिन अब लोग जिस तरीके से हुआ उसके भी खिलाफ। और ये अमेरिका ने पहली बार ऐसा नहीं किया, इससे पहले पनामा में भी ऐसे ही कर चुका है। बाकी देशों में तो गुंडागर्दी, दादागिरी, ये सारी चीज़ें आप हम देखते आए, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, ईरान वाला देख लीजिए, इससे पहले अफ़गानिस्तान हो, तो और भी उधर के देशों में। लेकिन यहाँ एक देश के राष्ट्रपति को यूँ किडनैप करके ले जाना, मतलब सीधे सीधे एक तरह से एक जंग का ऐलान भी इसे कह सकते हैं। हालांकि वेनेजुएला पलटवार करेगा इसकी उम्मीद कम है, और अब अमेरिका वहाँ अपनी एक कठपुतली सरकार चलाएगा, और आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर अमेरिका का कब्जा होगा। ये है दादागिरी। तो इसके साथ ही आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।